हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अभ्यास बैच। अभ्यास बैच में आज हमारा कौन सा वाला डे है? कुछ पता है क्या तुम लोगों को? आज हमारा डे नंबर कौन सा है? डे नंबर 8। यस, डे 8। आज हमारा 8वां लेक्चर है ना? यस, डे 8। पहले तो बताओ, जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो उसमें मैंने आपको मास्टर क्वेश्चन करवाया था। आई होप आपको वो बन गया होगा। अभी तक आपने उसकी प्रैक्टिस वापस से कर ली होगी, उसको अच्छे से देख लिया होगा, राइट? और आज हमारा फोकस एरिया होने वाला है कैश फ्लो। कैश फ्लो। अच्छा, कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर, आप टॉपिक के हिसाब से चल रहे हो कि डेट के हिसाब से? तो मैं आपको बता दूं, मैं टॉपिक के हिसाब से चल रहा हूं, डेट के हिसाब से मैं नहीं चल पा रहा हूं। बिकॉज बीच में अभी रैंकर्स प्रोग्राम हुआ, 2 दिन उसमें छुट्टी हुई, बीच में संडे वगैरह आया, तो इसलिए मैं डेट के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, मैं टॉपिक के हिसाब से चल रहा हूं। और आज हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है? ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर कैन यू प्लीज सॉल्व May 24 कैश फ्लो क्वेश्चन? कर लेंगे बेटा। आपने 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 रिक्वेस्ट किया तो मैं बिल्कुल 100% उसको देख लूंगा। पर मैं बता दूं कि वो क्वेश्चन बहुत ही लल्लू चप्पू क्वेश्चन था। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दुनिया में। वो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कुछ खास था, बट फिर भी आई एम 90% श्योर कि वो लल्लू चप्पू क्वेश्चन था। चलो, अभी मुझे बताओ गाइस, अभी मुझे बताओ, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तुम लोगों को डाउट कौन से हैं? तुम मुझे बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तुम लोगों को डाउट कौन से हैं? कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट क्लियर नहीं हो रहा सर? आ, क्या ये दोनों लेक्चर तुम लोगों ने देख लिए? क्या ये दोनों लेक्चर तुम लोगों ने देख लिए? एक आपका रैपिड रिवीजन का लेक्चर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और एक में मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवीजन करवा के मास्टर क्वेश्चन करवाया है। तो मैं आज सर क्या करवाने वाला हूं आपको? मैं आज आपको करवाने वाला हूं पेज नंबर 58। 58, 58 कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। पेज नंबर 58 पे एडिशनल, एक बार ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट क्लियर करना। ठीक है, ठीक है। तो अभी मेरी बात सुन। सबसे पहला पॉइंट किसी ने पूछा, ढंग की बात किसी ने पूछी, सब्जेक्ट और टॉपिक रिलेटेड किसी ने बात पूछी ढंग से। ग्रांट रिलेटेड टू कैपिटल प्रोजेक्ट, आपको ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना? आप इसको फाइनेंसिंग भी मान सकते हो, क्योंकि किसी किसी में फाइनेंसिंग बोल रहा है, पर आप इसको इन्वेस्टिंग ही मानो। ग्रांट रिलेटेड टू कैपिटल प्रोजेक्ट, कैपिटल प्रोजेक्ट मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रांट मिला, तो उस ग्रांट को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानो। सर इन्वेस्टिंग क्यों माने? ये भी तो कहीं ना कहीं पैसा रेज हुआ ना बेटा, ये पैसा कभी रिफंड थोड़ी होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि भाई लोन लिया जो रिफंड करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल रेस किया जिसके बदले मुझे कुछ ना कुछ डिविडेंड देना पड़ेगा, आगे कंपनी बंद हुई तो पैसा वापस करना पड़ेगा, ग्रांट का पैसा वापस करना पड़ेगा। क्या रिफंड तब होती है ग्रांट जब कंडीशन फुलफिल ना हो। तो ग्रांट को अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो कैपिटल प्रोजेक्ट में, तो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानना है, ठीक है? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मास्टर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपका कोई डाउट नहीं लूंगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। आप उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो कृपया करके, क्योंकि मैंने उस पर वैसे ही बहुत ज्यादा डिटेल चर्चा की हुई है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड मास्टर क्वेश्चन में मैंने ऐसी ऐसी बातें कवर की है जो इंस्टीट्यूट के किसी क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। बने तो करो, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? सो मैं आपको बताऊं, मास्टर क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको एक बार में समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है मत देखो दूसरी बार। पर मास्टर क्वेश्चन में डोंट एक्सपेक्ट मी
कि मैं मास्टर क्वेश्चन में ये आपको मैं वापस से करवाऊं, या मास्टर क्वेश्चन में आपको मैं डाउट वापस से अभ्यास बैच में मैं आपको डाउट करवाऊं। मेरा मेरा अभ्यास बैच का इंटेंशन क्लियर है कि मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊं। ठीक है। हाँ, दूसरा दूसरा ग्रांट रेवेन्यू नेचर, ठीक है ना, वो कहां जाएगा, वो ऑपरेटिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। सर इस बार टॉप 150 क्वेश्चंस की पीडीएफ देने वाले हो क्या? बेटा ये क्या है, ये क्या दिया है मैंने? हाँ, ये क्या दिया है मैंने? ये मैंने मास्टर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ अभी अभ्यास बैच में दी है, उनमें से पार्ट 1 में मैंने 60 क्वेश्चंस दे दिए हैं। बाकी अगले कुछ 70-80 क्वेश्चन मैं दे दूंगा कुछ दिन में। ठीक है। हाँ, उसके बाद सर टीडीएस, वेरी गुड वेरी गुड, आपने एक पॉइंट पूछा टीडीएस का। तो टीडीएस का क्या होगा सर? टीडीएस इट्स अ नॉन कैश, इट्स अ नॉन कैश आइटम। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस 45,000 एंड टीडीएस इज 5,000। तो क्या करोगे इसको, इसको क्या करोगे? बेसिकली जब तुम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तुम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करोगे इंटरेस्ट इनकम 50,000। सर 50 कैसे आया? बेटा रिसीव इतना हुआ, ये डिडक्ट हो गया, टोटल इनकम तुम्हारी 50 है। बिकॉज एंट्री क्या करते हो, एंट्री करते हो बैंक 45, टीडीएस 5, टू इनकम 50। तो तुम्हारा यहां पर ये होगा। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट रिसीव्ड 50K माइनस 5K 45,000, ये हो जाएगा। ठीक है। इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम जाता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम बोलते बोलते सॉल्व नहीं होता। प्रॉब्लम, ये जो इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम जाता है, ये सिर्फ बोलने से सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ग्रांट का ट्रीटमेंट बता दो एक बार, लेक्चर से समझ नहीं आया अच्छे से। तो ग्रांट का ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, ग्रांट का ट्रीटमेंट अभी मैंने बता दिया। ठीक है। मुस्कान, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन ऑफ डेप्रीसिएशन, बेटा ये तो नॉन कैश है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बेटा नॉन कैश है। सर प्रीमियम रिडम्पशन में नॉन डिडक्टेबल समझा दोगे? सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में नॉन डिडक्टेबल, अच्छा 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 अच्छा, मैं समझा मैं समझा मैं समझा। फोर्थ नंबर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से अभी ट्राई करता हूं, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। एक सेकेंड है ना।
देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। पहले तो ना इनडायरेक्ट मेथड को इस तरीके से पहले समझने की कोशिश करो, बिल्कुल ठंडा दिमाग रख के पहले इस तरीके से समझने की कोशिश करो। इनडायरेक्ट मेथड क्या बोला है? वी शैल स्टार्ट आइदर फ्रॉम नेट प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स। या तो नेट प्रॉफिट से शुरू करो या तो रिटेन्ड अर्निंग से। सर नेट प्रॉफिट से कब, रिटेन्ड अर्निंग से कब? देखो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो सबसे बेस्ट चॉइस है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप नेट प्रॉफिट से शुरू कर लो। पर अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो आपको क्लोजिंग पी एंड एल बैलेंस माइनस ओपनिंग पी एंड एल बैलेंस, ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंस इन जनरल रिजर्व ओनली इफ क्लोजिंग इज हायर देन ओपनिंग। तो क्लोजिंग पी एंड एल बैलेंस माइनस ओपनिंग पी एंड एल बैलेंस और जनरल रिजर्व का डिफरेंस अगर क्लोजिंग ज्यादा है ये ऐड कर दो तो आपको रिटेन्ड अर्निंग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो या तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट से शुरू करो, नेट प्रॉफिट नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग इस तरीके से निकलेगा। फिर उस रिटेन्ड अर्निंग में डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन करंट ईयर, बेटा डिक्लेयर्ड लिखा है, पेड नहीं है, क्योंकि उसकी एंट्री क्या हुई होगी? उसकी एंट्री हुई होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। तो आपने पी एंड एल से डिक्लेयर किया होगा, इसलिए डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन करंट ईयर, नॉट पेड, नॉट पेड इन करंट ईयर। ठीक है ना? इसमें और क्या ऐड कर दो? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स रिटर्न ऑफ इन पी एंड एल। अगर आपने प्रीमियम को पी एंड एल में राइट ऑफ किया है, अगर आपने प्रीमियम को पी एंड एल में राइट ऑफ किया है तो वो भी ऐड बैक कर दो। इसी के साथ आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो मैंने आपको कहा था, या तो नेट प्रॉफिट से शुरू करो, तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए नेट प्रॉफिट। अगर दिया है, अगर दिया है तो ऊपर के कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगे, क्योंकि तुम ऊपर से ही नीचे आ रहे हो। अब तुम्हें डायरेक्टली नीचे वाला अमाउंट दे दिया गया तो ऊपर वाले एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तुम्हें प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड बैक करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड बैक करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड बैक करना है, टैक्स पेड को ऐड बैक नहीं करना है। वे इस तरीके से तुम्हारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस तरीके से आ जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आया समझ में कि नहीं? बोलो जी, आया समझ में कि नहीं? डिविडेंड कौन सा वाला सर? प्रेफरेंस, इक्विटी, इंटरिम डिविडेंड, कोई भी। अबव नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या रिटेन्ड अर्निंग्स आर जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर सॉल्यूशन। ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अभी अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। बोलो जी, बिकॉज ये देखिए एनबीबीटी के बाद क्या होता है, इसके बाद क्या करते हो तुम? मैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में बाद में आऊंगा। तुम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड, तुम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या करते हो? तुम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या करते हो? एलिमिनेट करते हो। क्या एलिमिनेट करते हो? क्या एलिमिनेट करते हो? एलिमिनेट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इनको एलिमिनेट करते हो तुम। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग मतलब इंटरेस्ट इनकम जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो फाइनेंसिंग में जाएगी, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और असेट्स जो यहां से हट जाएंगे। नॉन कैश मतलब डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स एंड ऑल। तो एनपीबीटी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पर अगर मुझे एनपीबीटी नहीं मिला तो, अगर मुझे एनपीबीटी नहीं मिला
तो मेरे पास एनपीएटी है क्या? हाँ है। तो ठीक है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एनपीएटी हो गया, उसमें मैंने ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स, तो मुझे एनपीबीटी मिल गया। ठीक है, फिर तुम क्या करते हो? तुम्हारा ये आ गया, फिर तुम क्या करते हो? तुम्हें मिलता है कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर तुम इसमें ऐड क्या करते हो? वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऐड लेस करते हो, और फिर तुम्हें क्या मिलता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर क्या करते हो? माइनस करते हो टैक्स पेड, जो तुमने करंट ईयर में पे किया है, जबकि यहां तुम प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करके आए, क्योंकि ये नॉन कैश है, ये नॉन कैश है। और प्लस माइनस करते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इन कैश। तुम्हारा फाइनली आता है ये वाला। तो अब मुझे बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुई हमारी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पर क्या क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है? हां दिया है। तो आपको ये ऊपर की चीजें करनी है? नहीं करनी है। ये आपको ऊपर की चीजें नहीं करनी है। पर अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो भी आपको यहां की चीज, ये वाली चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब दिया है, तो बात खत्म ना। अब मैं यहां पर यह मान रहा हूं कि जो प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस है, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आया होगा। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आया होगा, तो इसीलिए अगर तुम यहीं से शुरू कर रहे हो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तो तुम्हें इसको ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं? बोलो बेटा। और अगर मान लो तुम्हें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नहीं दिया हुआ है, तो फिर तुम्हें रिटेन्ड अर्निंग से शुरू करना पड़ेगा। रिटेन्ड अर्निंग लाने के लिए तुम्हें पीएनएल का ओपनिंग, क्लोजिंग और जनरल रिजर्व का भी डिफरेंस लाना पड़ेगा। रिटेन्ड अर्निंग, फिर उसमें डिविडेंड, और उसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो नॉन टैक्स डिडक्टेबल होता है, वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। तो इसीलिए इसको इस तरीके से देखोगे, इसको इस तरीके से देखोगे कि जब तुम पीएनएल बनाते हो तो यहां तुम्हारा जीपी आता है, और यहां तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और यहां तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और डायरेक्ट इनकम्स आती हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं। और उसके बाद तुम्हारा यहां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। फिर तुम यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर रहे हो, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद मैं मान रहा हूं कि तुमने प्रीमियम यहां माइनस किया होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और मैं मान रहा हूं कि फिर तुमने यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा, ऐसा। तो ये तुम्हारा बाकी का बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आता होगा। तो मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी है, तो तुम्हें क्या इसको ऐड बैक करने की जरूरत है क्या? नहीं ना, तुम तो नीचे से ऊपर जा रहे हो। तो जब तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी है, तो बस तुम इसको ऐड बैक करो, तो तुम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच जाओगे। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद तो मैंने तुम्हें ये वाली चीज बताई दी है। पर अगर मान लो तुम्हारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, अब क्या करोगे? अब तुम्हें यहां से शुरू करना पड़ेगा। तो ये तुम्हें कहां से आएगा? ये तुम्हें आएगा पीएनएल क्लोजिंग माइनस पीएनएल ओपनिंग, ये आ गया डिफरेंस, और इसमें ऐड करो डिफरेंस ऑफ जनरल रिजर्व, तो तुम्हें ये आ गया। फिर तुम ऐड बैक करो डिविडेंड डिक्लेयर, ऐड बैक करो प्रीमियम और रिडम्पशन। सर अगर मान लो प्रीमियम और रिडम्पशन टैक्स डिडक्टेबल है, तो मतलब वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ही आ गया था, तो मान लो वो यहां पर आ गया, तो सर
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मान लो सपोज यहां आ गया, तो हाँ, तो तुम फिर कहीं भी शुरू करो, तुम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से भी शुरू करते हो तो भी तुम्हें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को ऐड बैक करना पड़ेगा। सर हमें क्वेश्चन में कौन बताएगा कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का क्या हुआ है? तो क्वेश्चन साफ साफ बता देगा कि इट इज ऑलरेडी ट्रांसफर टू पी&एल। अगर वो बोल दे कि इट इज ऑलरेडी ट्रांसफर टू पी&एल तो समझ जाना कि वो टैक्स डिडक्टेबल है, समझ जाना कि वो टैक्स डिडक्टेबल। मुझे लगता है शायद इतना क्लियर हो गया होगा। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या आ सकता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या आ सकता है? इंश्योरेंस क्लेम ऑन लॉस ऑफ स्टॉक। पर अगर इंश्योरेंस क्लेम ऑन लॉस ऑफ मशीन आया तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। वो किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग में। लॉ सूट से इनकम या लॉस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हाँ 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 बिल्कुल, लॉ सूट वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर टैक्स पेड तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बाद आता है। मेरे भाई तू टैक्स पेड इसके बाद लिख या पहले लिख, तेरे आंसर में फर्क आएगा क्या? हाँ, तूने पहले से ही बता दिया कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब तू दोनों को ऊपर नीचे लिख दे, कैसी बातें कर रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 42 मास्टर क्वेश्चन डाउट। क्वेश्चन नंबर 42 बेटा का बेटा अभ्यास बैच, थोड़ा सा तो केयर रखो मेरी भी यार, थोड़ी सी तो केयर रखो यार। या तो तू डाउट पूछ ले डायरेक्टली किस पॉइंट में मुस्कान, या तो अभ्यास बैच है। क्या बोला है मैंने अभ्यास बैच में? अभ्यास बैच में मुझे प्रैक्टिस तो करवाने दो यार। अभी तक मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे नहीं आया हूं, अब मुझे बताओ क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आऊं कि नहीं आऊं? वीआरएस पेमेंट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना? बिल्कुल, वीआरएस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वीआरएस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हाँ, एक ये पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को, सर अकाउंट्स नहीं बन रहा, बहुत सारा है हमारे साथ ना। प्रॉब्लम क्या है, हम ना बस डाउट में रहते हैं, हम बस इश्यूज लेके बैठे रहते हैं। तो यही क्या होंगे यार, कैसा होगा हमारे साथ? इधर पूरी जनता आगे बढ़ती जा रही है और हम यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं। समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए हम सोच रहे हैं कि हमें कोई सॉल्यूशन दे दे, सॉल्यूशन खोता है खुद हमारे पास। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर कैश इक्विवेलेंट। बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश इक्विवेलेंट होती है हैविंग लो रिस्क, याद रखना। पर अगर क्वेश्चन में लिखा हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज विथ हाई रिस्क, तो वो कैश इक्विवेलेंट नहीं होगा। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन देन ट्रीट नेट प्रॉफिट एज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिर्फ वर्ड लिखा है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मान लेना, नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मान लेना। प्रीवियस ईयर डिविडेंड बैलेंस इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का डिविडेंड बैलेंस दिख रहा है। मान लो कि तुमने उसको करंट ईयर में पे कर दिया और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला गया। करंट ईयर की बैलेंस शीट में डिविडेंड पेबल दिख रहा है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में डिविडेंड पेबल दिख रहा है। मान लो कि वो एक प्रोविजन है जो कि आपने करंट ईयर में क्रिएट किया है एंड इट इज अ नॉन कैश आइटम, हेंस टू बी एडेड बैक इन द रिटेन्ड अर्निंग अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो मैंने अभी तुम्हें रिटेन्ड अर्निंग में एड बैक करवाया, तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पेबल करंट ईयर में पेड हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। करंट ईयर का डिविडेंड पेबल करंट ईयर में प्रोविजन बनाए तो उसको ऐड बैक करोगे अगर रिटेन्ड अर्निंग से शुरू किया है तो। ऑन सेल ऑफ एनी एसेट और पीपी इफ गेन लॉस अराइज देन इट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिंस इट इज नॉट ऑपरेटिंग आइटम। इट इज नॉट ऑपरेटिंग आइटम, इट इज नॉट नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, इट इज नॉट ऑपरेटिंग आइटम। आपको अगर एसेट सेल किया है, पीपी सेल किया, तो उससे गेन लॉस जो हुआ है वो ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, हटाना पड़ेगा। However, on sale of any asset or PP, if gain loss is transferred to capital reserve, अगर आपने असेट या पीपी बेचा
और आपको गेन लॉस हुआ और आपने उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, P&L में ट्रांसफर नहीं किया, then there is no need to eliminate such gain loss from operating activity since it is not reflected in P&L. आपने P&L में ट्रांसफर ही नहीं किया और नेट प्रॉफिट से तुम हमेशा शुरू करते हो, तो हटाओगे कि नहीं भाई? नेट प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग, जो अभी मैं बता रहा था कि तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या रिटेन्ड अर्निंग, ये बेसिकली कहां से आया? ये P&L से आया। कहां से आया? P&L से आया। अब अगर कोई आइटम P&L में गया ही नहीं है, कैपिटल में गया है, तो उसको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गया ही नहीं है। हटाओगे कैसे जब जाएगा ही नहीं? तो इफ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज गिवन, डिवेंचर का परसेंटेज दिया हुआ है बैलेंस शीट में, वी शैल ऑलवेज अज्यूम या कंसीडर सच इंटरेस्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। मान लो कि इंटरेस्ट पे कर दिया होगा, फिर तुम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दो और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस कर दो। अगर डिविडेंड का परसेंटेज दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स का, बट क्वेश्चन डज नॉट मेंशन एनी पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, वी शैल इग्नोर द प्रेफरेंस डिविडेंड ट्रीटमेंट। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज इसका जस्ट उल्टा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर में मैंने बताया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्विटी डिविडेंड देना है, तो उससे पहले आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया था, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है। पर यहीं पर अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रेफरेंस शेयर्स का परसेंटेज दिया हुआ है, पर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही किया है। इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही किया है। ठीक है, बोलो बेटा, क्लियर? और आगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, पे नहीं, डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो आपका वो प्री है कि पोस्ट है, क्वेश्चन बता देगा। अगर वो प्री एक्विजिशन है तो वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से माइनस होता है, वो P&L में नहीं जाता है। अब क्योंकि वो P&L में गया ही नहीं है, तो आपको उसको नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हटाने की जरूरत नहीं है। जो आइटम P&L में गया ही नहीं, उसको उठाओगे कैसे, उसको हटाओगे कैसे? ठीक है, तो आपको बार बार क्या सोचना है, यार ये P&L में गया होगा कि नहीं गया होगा। ये P&L में गया होगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो हटाओ। ठीक है, बोलो बेटा। अब देखो, एक बच्चे का सवाल आया, वो सही सवाल है कि सर आपने ये तो बता दिया कि परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया है डिवेंचर का, तो आप उसको हमेशा कंसीडर करोगे, निकालेंगे। पर सर किस पे निकालेंगे? ओपनिंग पे भी, क्लोजिंग पे? मान लो ओपनिंग अलग है, क्लोजिंग अलग है, किस पे निकालेंगे? ओपनिंग अलग है, क्लोजिंग अलग है, किस पे निकालेंगे? तो बेटा मैं आपको बोलूं तो आपको, अब देखो, ओपनिंग पे निकालने का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होगा, ऐसा कर सकते हैं, देखो जी, ओपनिंग और क्लोजिंग डिबेंचर 5 लाख 6 लाख, 5 लाख 6 लाख। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलता हूं कि ओपनिंग पे निकालो, ओपनिंग में निकालो, तो आप 5 लाख पे निकालोगे। ठीक है, दूसरा ओपनिंग क्लोजिंग 6 लाख 5 लाख। ओपनिंग पे निकालोगे तो 6 लाख पे निकालोगे, मतलब आप मान रहे हो कि रिडम्पशन बाद में हुआ, रिडम्पशन बाद में हुआ। तो बेटा यहां ना, मैं आपको बताऊं, यहां पर कोई रूल नहीं है, रूल बिल्कुल नहीं है। वो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि रिडम्पशन का टाइम किस टाइम पे था या इशू किस टाइम पे हुआ। अब यहां पर अपना अंदाजा लगाना मतलब खतरे से खाली नहीं है। मैं कुछ भी बोल दूं और वैसा ना हो तो यार तुम मुझे 4 गालियां मारोगे, ठीक है ना? पूरा मेरा पढ़ाना सत्यानाश हो जाएगा, इतना अच्छा पढ़ा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। तुम्हें याद रहेगा कि जय सर ने ऐसा बताया था, वैसा हुआ नहीं, कुछ उल्टा हुआ, साला ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। तुम मुझे 4 गालियां मारोगे।
तो यार मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। इसमें मैं यही बोलूंगा कि वो तुम्हें अगर मान लो ऐसा कुछ कर रहा है तो तुम्हें वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस होता है, वो पीएनएल में नहीं जाता है। ठीक है, जब वो पीएनएल में जाता ही नहीं है तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड आपकी इनकम होती है। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड आपकी क्या होती है? इनकम होती है, और वो पीएनएल में चली गई होगी। अब क्योंकि वो डिविडेंड इनकम है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जानी चाहिए। इट शुड बी डिडक्टेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड एडेड टू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चली जाएगी। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड इज लाइबिलिटी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के फंड को तुम लाइबिलिटी मानोगे। If nothing is specified about cash sales and cash purchase, then we would always assume the total sales and purchase in credit only. ये डायरेक्ट मेथड में जरूरी पड़ता है। अगर सेल्स के बारे में बताया नहीं कि कैश में कितनी है, क्रेडिट में कितनी है, तो पूरी की पूरी क्रेडिट मानोगे सेल्स और परचेज को। While during working capital adjustment of debtors, the closing debtors balance shall be increased by bad debt or discount amount accrued during the year. Then the revised closing balance shall be compared with opening balance. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको उसने दे दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया। क्लोजिंग डेटर्स के अंदर तुम बैड डेट्स या डिस्काउंट अलाउड को ऐड बैक कर देना, फिर जो आएगा उसको तुम ओपनिंग से कंपेयर कर देना वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में। इसके ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन भी दिया है। फॉरेन करेंसी बैंक बैलेंस इज ऑल्सो कैश इक्विवेलेंट, इट्स वैल्यू शुड बी फॉरेन करेंसी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। अगर ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, अगर फॉरेन करेंसी में तुम्हारे पास कैश बैलेंस रखा है तो वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है, कैश इक्विवेलेंट है, पर इसकी वैल्यू रुपी में कैसे आएगी? जो भी फॉरेन करेंसी अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय जो भी क्लोजिंग एक्सचेंज रेट किया। रिटेन्ड अर्निंग इज द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग पीएनएल बैलेंस एंड क्लोजिंग पीएनएल बैलेंस, वो ठीक है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन करवाऊं कि नहीं करवाऊं? 6 क्वेश्चंस, 58। मैं आपको एक अपने मन की बात बता रहा हूं। कुछ दिनों से हो क्या रहा है, कुछ दिनों से ये हो रहा है कि ना मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो है जिनको मैंने ये अभ्यास बैच का प्लानर दिया है वो ये करके आ रहे हैं कि नहीं करके आ रहे हैं, ये लेक्चर्स करके आ रहे हैं कि नहीं करके आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो लोग करके नहीं आ रहे। अब जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर लें या अमेलगमेशन की बात कर लें, तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग करके नहीं आ रहे हैं, और वो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी, इवन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की डिपेंडेंसी, वो इस अभ्यास बैच से रख रहे हैं। भाइयों बहनों, अभ्यास बैच में मुझे आपको प्रैक्टिस करवानी है। अब आप देखिए मैंने लेक्चर कितने बजे शुरू किया था और आपने बहुत सारा टाइम ले लिया अपने डाउट्स के अंदर, बहुत सारा टाइम ले लिया अपने डाउट्स के अंदर आपने। ठीक है, तो या तो हम पहले एक बार एक काम करें, अगला लेक्चर लेने से पहले अपन एक बार जूम मीटिंग कर लें कि भाई करना क्या है, तुम लोगों को मुझसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है कि नहीं करवानी है। बिकॉज क्या हो रहा है ना, मैं यहां पर अभ्यास में कोशिश करता हूं कि मैं तुम लोगों के साथ क्वेश्चंस करूं, पर तुम लोग क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड कम रहते हो। पहले तुम इंटरेस्टेड रहते हो तुम्हारे डाउट सेशन में इंटरेस्टेड रहते हो, तो हर कोई फिर एक्सपेक्ट करता है कि मैं पूरा रिवीजन ही करवा लूं एक तरीके से। दिस इज नॉट अ रिवीजन बैच। रिवीजन मैंने पूरा का पूरा आरआर में करवा दिया है। या तो अब मुझे एक तीसरा बैच ओपन करना पड़ेगा। एक हो गया रिवीजन बैच फॉर कॉन्सेप्ट्स, एक हो गया अभ्यास बैच फॉर प्रैक्टिस, और तीसरा हो गया डाउट सेशन बैच। मुस्कान, आप क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहे हो, मैं आता हूं। चलो मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन। चलो अपन क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। स्टिक टू योर डिसीजन। आदित्य बोल तो तुम सही रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 42। From the following balance sheet and information, prepare cash flow statement of Rayan Limited by indirect method for the year ended 31st March. ठीक है, लाइबल शेयर कैपिटल 6 लाख 5 लाख। अब ध्यान से देखिए, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। अब मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस बताता जाऊंगा कि जब आप
क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके मन में कैसे कैसे चलना चाहिए, एज अ स्टूडेंट आपके मन में क्या क्या चलना चाहिए। तो मैं आपको अपना वो थॉट प्रोसेस शेयर कर दूंगा, आप मेरी अप्रोच को समझो कि जय सर क्या क्या बोल रहे हैं, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसे इसको सॉल्व करता। इक्विटी कैपिटल, यार ये ओपनिंग 5 लाख है, ये क्लोजिंग 6 लाख है, 6 लाख है, मतलब इशू हुआ होगा। अब इशू तो कैश में भी हो सकता है, इशू नॉन कैश भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 10% जो वैल्यू दी हुई है, 10% जो दिया हुआ है उसका डिविडेंड निकालने की जरूरत नहीं है अगर उन्होंने कुछ भी आपको नहीं बताया। ओपनिंग 2 लाख क्लोजिंग 0, मतलब रिडम्शन हुआ होगा। कैपिटल रिडम्शन रिजर्व, अब देखो रिडम्शन हुआ होगा तो प्रेफरेंशियल कैपिटल के रिडम्शन में वैसे भी हमें सीआरआर बनाना पड़ता है, कैपिटल रिडम्शन करना पड़ता है। कैपिटल रिजर्व भी आया है कुछ। अब यार ओपनिंग कुछ नहीं था, क्लोजिंग कैपिटल रिजर्व आ गया, मतलब कोई ना कोई गेन आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, पी एंड एल में नहीं डाला। जनरल रिजर्व, इसका डिफरेंस, पी एंड एल इसका डिफरेंस, 9% डिबेंचर्स, 9% मतलब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। ट्रेड पेबल्स, ये वर्किंग कैपिटल आ गया। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, ये वर्किंग कैपिटल आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका वर्किंग नोट बनेगा। डिविडेंड पेबल अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग का करंट ईयर में पे हो गया होगा, जस्ट अभी बताया था, और क्लोजिंग का करंट ईयर में प्रोविजन बनाया होगा नॉन कैश। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, अब ये तो क्या ऐसे आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी की, इसमें डेप्रिसिएशन गेन परचेज वगैरह सब होगा। इन्वेस्टमेंट, ऐसा लग रहा है परचेज किया है। इन्वेंट्री, ये वर्किंग कैपिटल। ट्रेड रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल। कैश एंड बैंक, वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट, वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट इसका वर्किंग नोट से समझ में आएगा। अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड आउट फॉर 150, कॉस्ट 120, बैलेंस लैंड वॉज रीवैल्यूड, कैपिटल रिजर्व कंसिस्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। उसने बता दिया कि ये कैपिटल रिजर्व क्यों आया। तो कैपिटल रिजर्व क्यों आया, एक तो रीवैल्यूएशन की वजह से और गेन ऑन सेल की वजह से, ठीक है ना। तो लैंड पे बात कर रहा है, तो आइए हम लैंड का वर्किंग नोट बनाएंगे। सर इसमें हम पहले वर्किंग नोट बनाए बाद में फॉर्मेट करें, चलेगा? हाँ चलेगा। पहले फॉर्मेट बना दे बाद में वर्किंग नोट, चलेगा, पर पहले तुम फॉर्मेट में उलझ जाओगे कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट पैनल का तो फॉर्मेट फिक्स होता है, पर इसमें फिक्स नहीं है। तो लैंड अकाउंट डेबिट, या अंदाजे से अपने हिसाब से 2 पेजेस छोड़ दो। अब अगर उसमें ऊपर नीचे हो गए तो और तकलीफ। लैंड एंड बिल्डिंग 2 और 150, तो ओपनिंग हो गया 2 और क्लोजिंग हो गया 150। दिस क्वेश्चन वॉज गिवन इन होमवर्क फ्रॉम आर वीडियो, तो होमवर्क में दिया गया था ना, होमवर्क में मैंने करवाया नहीं होगा ना भाई, मतलब ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग, अब वो बोल रहा है पीस ऑफ लैंड सोल्ड आउट फॉर 150, कॉस्ट 120, तो 30 रुपीज का गेन हो गया, तो बेचा गया, तो भाई बाय बैंक 150, जबकि गेन 30। नो सर, सॉल्ड है। नो सर, डिस्कस भी किया था, सॉल्व करवाया था आपने। ओ माय गॉड, फिर मुझे वो जो बच्चा है जिसने 42 नाम लिया, वो एक नंबर का नालायक आदमी है, जो मैंने कहा है आरआर देखना नहीं है पर मुझे पास होना है, आरआर देखना नहीं है पर मुझे अभ्यास करना है। ठीक है, सॉल्व करवाया तो मैं नहीं सॉल्व करवाऊं चलेगा, ये मैंने आरआर में सॉल्व करवाया था, ये मैंने आरआर में सॉल्व करवाया था, हाँ सर पूरा ठीक है। तो ठीक है, मैंने ये आरआर में सॉल्व करवाया था, तो मैं कुछ और करवा देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन 43 बता दो। क्वेश्चन 43 बता दो। फोर्टी थ्री, क्वेश्चन 43। क्या बात कर रहे हो, ये भी क्वेश्चन किया था आरआर, ठीक है।
अब आप बोलोगे सर आप आरआर वाला ही क्वेश्चन दे रहे हो। अरे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैं वो दूंगा। अब मैं चाहे आरआर पढ़ाऊं चाहे अभ्यास बैच पढ़ाऊं, मैं तो वो दूंगा ना यार। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। सर शुभम लिमिटेड वाला मास्टर प्रॉब्लम करवा दो। बेटा शुभम लिमिटेड वाला मास्टर प्रॉब्लम ये करवाया हुआ है ना, ये करवाया तो हुआ है। तुम दीदी लोगों को, तुम कुछ बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि मतलब ये मेरे किसी असिस्टेंट ने पढ़ाया होगा, हाँ ये किसी और फैकल्टी ने पढ़ाया होगा, नहीं हमें जय सर पढ़ा दे। हाँ नहीं वो वाले जय सर नहीं, ये वाले जो जय सर दिख रहे हैं ना, ये वाले जिनके बाल थोड़े कटे हुए हैं, ट्रिमिंग है, वो वाला करवाए। वो पुराना वाला जय सर के बाल बड़े थे, वो झबरू था। कैसे लोग हो यार। 44 नहीं करवाया आपने। 44 नहीं करवाया आपने, चलो 44 कर लेते हैं। मतलब यार सलाम है उन बच्चों को जिनको मैं पूरा स्टडी प्लानर बना के दे रहा हूं, पूरा एक एक लिंक बाय लिंक दे रहा हूं, बस उनको क्लिक करना है। उनको क्लिक भी नहीं होता शायद, उनको नहीं, इसमें तो कोई और बैठा है। इसमें मैं जाऊंगी ना तो जयसर ना नहा के नहीं आए थे, इसमें बदबू आ रही है जयसर से। अभी ना ऐसा लग रहा है जयसर नहा के आए, तो ना जयसर अभी करवाओ, अभी ना खुशबू आएगी मेरे को। कैसे लोग हैं यार। और जिनको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउट है ना, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिएगा। चलो, गिवन बिलो इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एबीसी एंड रिलेवेंट बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन। रिलेवेंट बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट देखो जी, ये है आपका क्लोजिंग, ये है आपका ओपनिंग, ठीक है। एक्सट्रैक्ट दिया है बेटा, एक्सट्रैक्ट में सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिलेक्टेड होती है। तो ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट असेट्स। पी एंड एल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स, स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एंड प्रॉफिट फॉर द continuing operation after tax, balance of profit loss brought forward, transfer to general reserve, dividend paid, short term provision, provision for tax, outstanding wages, expenses, advance tax, interest and dividend interest, compute cash flow from operating activity using direct and indirect method। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, अब वो बोल रहा है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों से निकालना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहां आपको चाहिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो देखो ध्यान से, यहां पर मुझे क्वेश्चन में क्या है, रेवेन्यू दिया हुआ है 4150, पर ये रेवेन्यू कैश में नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को ट्रेड रिसीवेबल दिख रहे हैं, क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर ट्रेड रिसीवेबल में, इसका मतलब मैं कुछ सेल्स क्रेडिट पे करता हूं, पर कितना क्रेडिट कितना कैश ये कैसे पता चलेगा। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कैश क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या मानेंगे पूरी सेल को, ट्रीट इंटायर सेल एज क्रेडिट सेल। और अभी मैंने उसके बारे में आपको बताया भी था। तो अगर पूरी सेल क्रेडिट सेल है 4150, तो थोड़ा दिमाग चलाओ, ये तुम्हारा डेटर वाला अकाउंट है। ओपनिंग तुम इधर लिखते हो, क्लोजिंग तुम इधर लिखते हो। ओपनिंग तुम्हारा कितना है 250, क्लोजिंग तुम्हारा कितना है 400।
और सेल्स तुम यहां लिखते हो 4150, 4150 सेल्स यहां लिखते हो। तो मतलब ऐसे करके देखा करो तुम, तो ज्यादा जल्दी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या करोगे तुम, 4150 में क्या ऐड करोगे, 250 ऐड करोगे और क्लोजिंग 400 लेस करोगे, क्योंकि वो पैसा अभी तुम्हें मिला नहीं है। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना हो गया, 4000। करण आई कांट गेट यू, मुझे नहीं पता मैं उसमें क्या बोला, आई डोंट नो। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 4000 आ गया। ठीक है, वैसे ही अब तुम क्या करोगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सेम तुमने ओपनिंग प्लस किया, क्लोजिंग माइनस किया। तो क्रेडिटर्स, इसके लिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है, 2400, 2400। अब उसमें क्या करोगे, उसमें क्या करोगे, ओपनिंग 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 ट्रेड पेबल्स 230, क्लोजिंग 250। तो ये 2380, 2380 का क्रेडिटर्स आ गया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो गया। मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले रेवेन्यू को टारगेट किया। अब अदर इनकम को टारगेट करो। अदर इनकम है नंबर 4, नंबर 4 पे जाओ, नंबर 4 पे जाओ। नंबर 4 इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये आएगा तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो मैं ये ऑपरेटिंग में लिखूंगा ही नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया। चेंजेस इन इन्वेंट्री नॉन कैश। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अब देखो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का कोई भी नोट है क्या, नहीं, मतलब पूरा का पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 800 पूरा पे किया होगा। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। हाँ, अब देखो इसमें, देखो अगर इसके अदर करंट लाइबिलिटी में आओगे तो आउटस्टैंडिंग वेजेस करके तुम्हें दिखेगा 50 और 40। तो अब इसमें देखो, इसमें एक छोटा सा चेंज है। तुम्हारा 800 वैसे ही जैसे तुमने रेवेन्यू डाला था 4150, परचेज डाला था 2400, तो तुमने 800 डाला, प्लस करो ओपनिंग, ओपनिंग प्लस करो 40 और क्लोजिंग लेस करो 50। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो इमेजिन, तो ये देखो, ये तुम बनाओ एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी कितनी है, ओपनिंग 40 और क्लोजिंग कितनी हो जाएगी फिर, डेबिट साइड 50। अब तुमने एक्सपेंस पे किया तो एंट्री क्या करोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कितना हो गया, 850, अरे एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, 50 माइनस 40 करो। ये तुमने समझा मैंने क्या बोला, एक्सपेंस का अकाउंट है तुम्हारा, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, एक्सपेंस का अकाउंट है तुम्हारा, आउटस्टैंडिंग वेजेस है। तो तुम्हारा ओपनिंग कितना है, 40, ओपनिंग कितना है 40। एक सेकेंड, सॉरी, वो तुम्हारा एक्सपेंस पी एंड एल में गया है, एक्सपेंस पी एंड एल में गया है। गाइस गाइस गाइस, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा शायद सस्ते नशे करके बैठा हूं। सस्ते नशे मैंने किए, मैंने सस्ते नशे किए। तुमने एक्सपेंस को कहां से उठाया, तुमने एक्सपेंस को कहां से उठाया, 800 बेटा पी एंड एल से उठाया, पी एंड एल से उठाया। तो तुमने एंट्री क्या की होगी, एंट्री की होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तुमने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तुमने उसको पी एंड एल में डाल दिया। तो तुम्हारा वो कहां गया, इधर गया। ठीक है, तो मुझे बताओ बैंक से कितना पेमेंट गया होगा, 40, 800 माइनस 50, 790। मैंने पहले सही लिखा था, फालतू के मतलब ना था, मतलब हम्म। ठीक है,
790। चलिए, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट आएगा ही नहीं, नॉन ऑपरेटिंग। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस कितना है 200, और उसके लिए भी देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है वैसा का वैसा ही। अदर एक्सपेंस पेड कितना 200 प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 190, ये आपने पे किया, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब और क्या आइटम इसमें, ये तो पिछले साल का है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये आएगा नहीं, नॉन कैश है। डिविडेंड पेड, ये आपकी फाइनेंस एक्टिविटी है। ठीक है, अच्छा अब प्रोविजन फॉर टैक्स कर दो। हाँ ये देखो, ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स भी वैसे ही बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स भी वैसे ही बनेगा। रुक जाओ, आ जाओ भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 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 प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग किधर गया 180, और क्लोजिंग कितना है 200। ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, पर इसके साथ इस बार एडवांस टैक्स भी दिया हुआ है, तो एडवांस टैक्स भी लेंगे। ओपनिंग कितना है 180, क्लोजिंग कितना है 195, क्लोजिंग कितना है 195, क्लोजिंग कितना है 195। ठीक है, अब देखो पीएनएल में कितना डाला तुमने, पीएनएल में डाला तुमने करंट टैक्स, ये वाला एंट्री क्या हुई होगी, एंट्री हुई होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन मतलब बाय पीएनएल, बाय पीएनएल कितना 200, तो यहां आ गया 195, ये टू बैंक 195 टू बैंक, तो ये तुमने आ गया टैक्स पेड 195, टैक्स पेड 195, 190 नहीं है बेटा 195 है, 195 है। चलिए, ये भी हो गया, इंटरेस्ट वगैरह कुछ होगा नहीं। ठीक है, ये भी सारे आइटम्स हो गए, और क्या, दैट्स इट। यहां पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अदर करंट लाइबिलिटीज भी हो गया, ये सब हो गया। सो गाइस दिस वाज अंडर डायरेक्ट मेथड। फोर फोर्टी फाइव 445 445 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 445, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 445। अब वो बोल रहा है कि मुझे इनडायरेक्ट मेथड से करके बताओ। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड कहां से शुरू करते हैं, देखो आइदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर रिटेन्ड अर्निंग। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको लीस्ट प्रायोरिटी। अब मुझे बताओ तीनों में से क्या दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है, पर अगर बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो मैं आफ्टर टैक्स क्यों करूं,
अगर बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो मैं आफ्टर टैक्स क्यों करूं? समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो मैं आफ्टर टैक्स क्यों करूं? ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 710। अब अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तो याद देखिए मैंने जो फॉर्मेट दिखाया था, तुम अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू कर रहे हो तो ऊपर के कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होंगे, इवन टैक्स वैक्स का भी एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स एडबैक नहीं होगा। ठीक है, अब जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो ये वाले होंगे, ये वाले। नॉन कैश आइटम एलिमिनेट करो, नॉन ऑपरेटिंग आइटम एलिमिनेट करो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस करो, टैक्स पेड करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे करो। ठीक है, चलो तो 710। अब क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स फॉर। चलो अब ध्यान से जाके पी एंड एल पे नजर मारो। रेवेन्यू अभी छोड़ दो, अदर इनकम, हाँ अब अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, अदर इनकम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पी एंड एल में आ गया, पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, हटा दो, हटा दो। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हटा दो, कितना? 100। तुमने इसको पी एंड एल में डाल दिया और पी एंड एल से ही तुम कैश फ्लो बना रहे हो, तो इसको हटा दो। ठीक है, ये हट गया। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अभी तो वो वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा, चेंजेस इन इन्वेंटरी वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा, इसका वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसका वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर, ये भी आपका अभी कुछ भी नहीं होगा, इसका आउटस्टैंडिंग वेजेस जो होगा वो वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा, तो छोड़ दो। डेप्रिसिएशन, हाँ ये नॉन कैश है, तो नॉन कैश हटाओ, डेप्रिसिएशन नॉन कैश हटाओ, ये आपने माइनस किया, ये आप ऐड करोगे, वो इनकम है, वो इनकम है भाई, और ये एक्सपेंस है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट ये भी आएगा 60 60, फाइनेंस कॉस्ट 60, ये आपका एक्सपेंस है, हटाओ। इंटरेस्ट एक्सपेंस 60 हटाओ। ठीक है, अदर एक्सपेंस का वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये हट गया। अभी आप क्या करोगे? माइनस प्लस हट गया और ये प्लस 60, ये आ गया 770 कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए बैलेंस शीट में जाओ, सबसे पहले ट्रेड पेबल, चलो बोलो। ओपनिंग से क्लोजिंग लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, 230 से 250 हो गया। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। अरे टैक्स तो लाला सबसे नीचे आता है ना, टैक्स सबसे नीचे आएगा ना, टैक्स पेड लाला। अभी थोड़ी देर पहले आप फॉर्मेट दिखाया था ना, नालायक आदमी। 230 से 250 लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, चलो डन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा भाई कौन सा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। टैक्स वाला है, हाँ ठीक है, वो टैक्स का एडजस्टमेंट बाद में आएगा, छोड़ो। अदर करंट लाइबिलिटी 50 से 70 हो गया, अदर करंट लाइबिलिटी ये आपकी, ये 50 से 70 हो गया दोनों मिलाकर, तो बढ़ रही है, प्लस करेंगे अदर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज 20, ऐड हो रही है। चलो फिर इन्वेंट्री 180 का 200 हो गया, इन्वेंट्री भी बढ़ रही है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, 180 का 200 हो गया, तो माइनस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री 180 से 200, मतलब 20 माइनस करेंगे,
बोलो रे। ट्रेड रिसीवेबल 250 से 400, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो माइनस करेंगे, 250 से 400, 150 माइनस करेंगे। अदर करंट असेट्स वो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। अदर करंट असेट में सिर्फ टैक्स है बेटा, टैक्स का तो आपका वर्किंग कैपिटल में वो इनकम टैक्स पेड में चला जाएगा। तो ये सारी बातें देख ली। शॉर्ट टर्म प्रोविजन बच गया और अदर करंट एसेट बच गया, वो दोनों टैक्स का है, ये भी टैक्स का है, ये भी टैक्स का है। ठीक है, इधर अदर इनकम ये सब हो गया, डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, हो गया, हो गया, बस टैक्स का। तो बोली भाई ये पहले मुझे बताओ, ये हो गया 640 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स पेड। एक्स्ट्रॉर्डनरी है नहीं भाई, तो माइनस टैक्स पेड। वर्किंग कैपिटल मैंने, वर्किंग नोट मैंने तुम्हें समझा दिया था, देखो टैक्स पेड 195, ये आ गया तुम्हारा 445, क्या आ गया तुम्हारा 445 कैश फ्लो फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर मास्टर क्वेश्चन, सर मास्टर क्वेश्चन। बेटा मास्टर क्वेश्चन मत बोलना, मास्टर क्वेश्चन का प्रॉपर मैंने यहां पर यूआरएल दिया हुआ है, मास्टर क्वेश्चन का मैंने यूआरएल दिया हुआ है प्रॉपर, बिल्कुल देख सकते हो, ढंग से देख सकते हो बेटा, है ना। तो मास्टर क्वेश्चन यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब लिंक शेयर्ड इन स्टडी प्लानर। ठीक है, अब तुम मुझसे डाउट पूछ लो खुल के, अगर और कोई डाउट हो तो। सर ऊपर के कोई क्वेश्चन करवा लो सर, सर 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 सर। क्वेश्चन 41 करवाऊं क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेटेड आइटम्स इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। 2 मिनट इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन 41, क्वेश्चन 41, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अजय लिमिटेड। ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। सर एक बार चेंजेस इन इन्वेंट्री बताना। बेटा देखो चेंजेस इन इन्वेंट्री अभी जो हमने किया, कहां गया रे, देखो ये तुम्हारा जो चेंजेस इन्वेंट्री था ना, चेंजेस इन्वेंट्री था ना, इसको देखो मैंने यहां पर क्या क्या किया। इनडायरेक्ट मेथड में वो कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्री था वो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में आ गया बेटा। देखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20, ये देखो ये 20, और मैंने को यहां से भी लेने की जरूरत नहीं थी, वो मेरे को बैलेंस शीट से ही पता चल गया इन्वेंट्री। तो लॉजिकली चेंजेस इन इन्वेंट्री इज नथिंग, इट इज द इंक्रीज इन इन्वेंट्री। नलायक गधेड़े, ध्यान से अगर तू ध्यान देगा, ध्यान से ध्यान देगा, देखो क्या बोल रहा हूं मैं भी, नशा नहीं उतरा मेरा। इन्वेंट्री, तो जो इन्वेंट्री है ओपनिंग क्लोजिंग, वही तो नलायक आदमी चेंजेस इन इन्वेंट्री है। और जो मैंने डायरेक्ट मेथड किया, तो बेटा डायरेक्ट मेथड में आप क्या लिखते हो, ओनली कैश आइटम, ओनली कैश आइटम। तो चेंजेस इन्वेंट्री कैश आइटम है ही नहीं बेटा, तो इसलिए मैंने उसको उस टाइम पे क्या मान लिया, नॉन कैश। तो कुछ मैंने किया ही नहीं इसके अंदर। सर प्लीज टेल अस अबाउट दोस कैरी फॉरवर्ड थिंग इन प्रीवियस क्वेश्चन। ओके आई एम टेलिंग यू सर। सर प्लीज नाच के दिखाओ, हमारे हाथ में ग्लास है, अभी हम इमेजिन कर रहे हैं कि आप ठुमके लगा रहे हो। हाँ बेटा रुक जा बेटा, अभी देख कैसे शकीरा बनता हूं मैं तेरे लिए। रुक जा रुक जा, कहां था कहां था, हाँ सर बैलेंस ऑफ पी एंड एल ब्रॉट फॉरवर्ड। सर सर इसका बताओ सर। बेटा बैलेंस ऑफ पी एंड एल ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड बेटा ये पिछले साल का प्रॉफिट है, तो ये पिछले साल के कैश फ्लो में आ गया होगा मेरे भाई। हाँ ये पिछले लास्ट ईयर कैश फ्लो, लास्ट ईयर कैश फ्लो मेरे दोस्त, ये तो बैलेंस है बेटा, बैलेंस। हाँ बैलेंस है बेटा ये।
वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस इन शॉर्ट इनकॉर्पोरेटेड एसेट माइनस डेट। क्या बोला आदित्य भाई? आदित्य मैं ये रट नहीं सकता ये फॉर्मूला। स्टडी प्लानर कहां मिलेगा? इस नालायक आदमी को कोई स्टडी प्लानर बताओ कहां मिलेगा। जाके मेरे टेलीग्राम पे जा, पिंड मैसेज में मिल जाएगा। चलो कैसे कैसे, देखो मैं तुम्हारे मजे लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे डाउट ऐसा बोलोगे नहीं, पूछ नहीं सकते डाउट, बिल्कुल। देखो मेरा भी हक बनता है ना, थोड़ा सा ऐसे मजे लेने का। चलो तो यहां पर क्या बोल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है, रिलेटेड आइटम्स इन द कैश फ्लो। तो ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग मतलब नो, रिजर्व एंड सरप्लस 90 और 50 मतलब आपका रिटेन्ड अर्निंग हो गया 40, रिटेन्ड अर्निंग हो गया 40। देखो 90 और 50 रिटेन्ड अर्निंग हो गया 40। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरिंग 7.5 से 5, पॉइंट नंबर 3 7.5 से 5। इफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अमाउंटिंग टू 10,000 हैज बीन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो क्या हुआ है, फाइल एक्सेस 750 मतलब इशू हुआ है कितना 250। तो 250 तो फेस वैल्यू है ना, बिकॉज डिवेंचर हमेशा बैलेंस शीट में फेस वैल्यू पे आते हैं, पर तुमने उसको 10,000 में इशू डिस्काउंट में किया इशू डिस्काउंट, तो तुम्हें रियल कैश कितना मिला होगा? तुम्हें रियल कैश कितना मिला होगा बताओ? रियल कैश कितना मिला होगा तुम्हें? 240, 240 का तुम्हें रियल कैश मिला होगा। तो 240 तुम्हारा क्या हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया होगा। 240 तुम्हारा देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया, ठीक है। और जो डिस्काउंट तुमने राइट ऑफ किया पीएनएल में, डिस्काउंट को तुमने पीएनएल में राइट ऑफ किया तो तुम्हें एड बैक करना पड़ेगा। बोल रहा है राइट ऑफ किया है तो भैया तुम्हें एड बैक करना ही पड़ेगा। तो देखो डिस्काउंट तुमने जो राइट ऑफ किया था वो तुमने एड बैक कर लिया। हाँ आदित्य सिर्फ बिल्कुल। अदर करंट लायबिलिटी, फोर्थ नंबर अदर करंट लायबिलिटी, अनपेड इंटरेस्ट ओपनिंग 0 क्लोजिंग 500, ओपनिंग 0 क्लोजिंग 500 मतलब ये करंट ईयर का इंटरेस्ट है। हाँ अब देखो क्वेश्चन में 10% डिबेंचर भी दिया हुआ है। एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा भी था कि सर वो अगर मान लो परसेंटेज ऑफ डिबेंचर दिया हो तो आपने तो बताया कि इंटरेस्ट निकलेगा, पर सर ओपनिंग पे निकलेगा कि क्लोजिंग पे निकलेगा? चल तेरे सामने ही इंस्टीट्यूट ने बात कर ली, ठीक है ना, कोई डेट भी नहीं बताई गई है, इंस्टीट्यूट ने बात कर ली, बल्कि अच्छा यहीं के यहीं सवाल तेरा उसका रिजॉल्व भी हो गया। सो ओपनिंग फाइल है, क्लोजिंग 750। मेरे को ऐसा लग रहा है अगर इशू किया है तो इशू बिगनिंग में किया हो जाना चाहिए। इशू इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिगनिंग में, इशू ऑफ डिबेंचर्स नो डेट इज गिवन, बिगनिंग ऑफ ईयर, ठीक है। तो मैं भी यहां पर लिख देता हूं, इशू ऑफ डिबेंचर्स नो डेट इज गिवन, assume बिगनिंग, ठीक है। तो बिगनिंग में इशू किया होगा तो 750 बिगनिंग से ही वो चला आ रहा होगा, तो बिगनिंग 750 का 10% कितना होता है 75,000, उसमें से आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, 5,000 का पे नहीं किया, तो कितना पे किया 70,000, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका 70,000 जाएगा। जबकि पीएनएल में तो आपने अक्रूवल बेसिस पर पूरे 75,000 बुक किए होंगे, तो 75,000 आपका ऐड हो जाएगा। पीएनएल में आपने, अरे वापस से देखो, सबसे पहले तो 5 लाख थे 750 हो गए, मतलब 250 इशू हुए। इशू कब हुए? बिगनिंग में। तो बिगनिंग में अगर 250 इशू हुए तो उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, कुल मिला के 750 पे इंटरेस्ट लगेगा, ये बनता है 75,000। तो ये अक्रूवल बेसिस पर 75,000 का इंटरेस्ट पीएनएल में चला गया होगा, जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम नहीं है, तो 75,000 को ऐड बैक करो। अब एक्चुअल पे कितना किया होगा? 75 में से आपका अनपेड इंटरेस्ट दिख रहा है 5,000, मतलब वो आपने पे नहीं किया है, अनपेड है, मतलब आपका 70,000 पे किया होगा, तो वो इधर चला गया। गुडविल 2,05,000 से 180 हो गई, 2,05,000 से 180 हो गई, तो आपने राइट ऑफ किया होगा, गुडविल को आपने राइट ऑफ किया होगा, तो 25,000 को आपको ऐड बैक करना होगा, बिकॉज ये नॉन कैश आइटम है।
नॉन कैश। तो मैं मानता हूं कि ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कुछ नया पता चला, गुडविल के बारे में तुम लोगों को पता चला होगा, डिबेंचर्स के बारे में अगर इशू मान लो नहीं बताए कब है तो बिगनिंग से मानेंगे, ये मालूम पड़ा। ठीक है, चलो। और सर इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है एक, ये आई थिंक आपका डायरेक्ट मेथड का है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मेथड का है। तो आप इस क्वेश्चन को यहां पर क्यूआर दिया हुआ है, कर लीजिएगा। इसके अलावा यूज क्यूआर स्कैनर, ठीक है। अब बताओ आपको और कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो मैं अभी और 5 से 10 मिनट रेडी हूं आपके साथ डिस्कस करने को। चलिए 5 से 10 मिनट में आपके साथ रेडी हूं डिस्कस करने को। आपको और कोई अगर डाउट हो तो बताइए, आपको और कोई डाउट हो तो बताइए। सर डिबेंचर रिडीम किया होगा तो किस पे निकालना है इंटरेस्ट? ठीक। अब अगेन जैसे सर इस क्वेश्चन में डिबेंचर इशू किया था तो आपने इशू को बिगिनिंग में माना। सर रिडीम को कब मानोगे? रिडीम को भी बिगिनिंग में मान लोगे? मान लो, बिगिनिंग ही मान लो। अगर रिडीम बिगिनिंग में हो गया तो फिर आपको क्लोजिंग पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ होगा ना बेटा, ओपनिंग 5 लाख, क्लोजिंग 4 लाख। तो रिडीम आपका बिगिनिंग में हो गया तो बिगिनिंग से आपके सिर्फ 4 लाख ही चल रहे होंगे, फिर आपको क्लोजिंग पे निकालना पड़ेगा। और यहां पर आपने इंटरेस्ट यहां पर भी क्लोजिंग में निकाला, तो हर केस में आप बिगिनिंग बिगिनिंग मान लिया करो, बिगिनिंग बिगिनिंग। तो अगर कभी भी डेट ना दियो, इश्यू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेट नहीं है, अज्यूम बिगिनिंग, अज्यूम बिगिनिंग। ठीक है, सर वो जो रिमेनिंग एएस आपने प्लानर में नहीं दिया है वो हमें खुद करना है क्या? हाँ यार, मैंने तो प्लानर में जो दिए हैं एएस वो मैं सारे करवाऊंगा, और मैंने मेजर मेजर एएस दिए हैं, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। और जो नहीं दिए हैं वो आपको खुद करने हैं, जो नहीं दिए हैं वो आपको खुद करने हैं। मैंने मेजर एएस दे दिए हैं, आप देखोगे। AS19 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, AS20 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, AS11 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ साथ ये सब प्रैक्टिकल लेवल के होते हैं। एमएलगमेशन तो अलग ही हो गया, कैश फ्लो तो एएस में अलग ही हो गया। AS15 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिकल होता है। 16 प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट, 10 प्रैक्टिकल भी, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट भी। कंसोलिडेशन तो भले एएस है पर अपने आप में एक चैप्टर है। 23 27 कंसोलिडेशन के बाद मुझे करवाना ही, क्योंकि उसका रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। 28 अगेन प्रैक्टिकल, 13 अगेन प्रैक्टिकल, 22 अगेन प्रैक्टिकल, 25 प्रैक्टिकल नहीं है पर नया एएस है तो इसलिए मैं जानबूझ के डाल रहा हूँ। इसका मेरा बड़ा वाला लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर है, मैं पर इसका रिविजन ढंग से डालूंगा। 2 प्रैक्टिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट, 7 प्रैक्टिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैंने नहीं डाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो मैंने नहीं डाले हैं वो आप मान लीजिए कि मैं क्या बोलता हूं, वो आपको खुद करना है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, मैं कल सुबह तक सेकंड पीडीएफ आपको दे दूंगा, कल सुबह तक मैं सेकंड पीडीएफ आपको दे दूंगा, क्योंकि सेकंड पीडीएफ अब देने का समय आ चुका है। बिकॉज अब मुझे AS15 करवाना है, मुझे AS16 करवाना है। बायबैक तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, बायबैक ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने अब आपको करवा दिया, कैश फ्लो करवा दिया, रिकंस्ट्रक्शन मुझे बाद में करवाना है। तो मैं आपको कल सुबह या दिन तक आपको अगला पीडीएफ दूंगा जिसमें AS15 16 बायबैक तो नहीं, AS10 कंसोलिडेशन, ये वाले कुछ क्वेश्चंस के पीडीएफ कुल मिला के हो सकता है टोटल मिला के 3 पीडीएफ होंगे। पार्ट 1 आपको दे दिया है ये वाला, पार्ट 2 मैं आपको कल सुबह रिलीज कर दूंगा, और पार्ट 3 बाकी का बचेगा वो भी आपको 1-2 दिन में रिलीज कर दूंगा। ठीक है, ठीक है।
सर जो मास्टर क्वेश्चन है शुभम लिमिटेड वाला, उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला पॉइंट है, मेजर्ड एट कॉस्ट लेस 50% एंड कॉस्ट प्लस 20%, वो एक्सप्लेन कर दो। गाइस ये रहा। ओके 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 ओके, इसमें 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 आप क्या पूछ रहे हो मुझसे? ओपनिंग इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट कॉस्ट लेस 50%, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट कॉस्ट। देखो बेटा, कॉस्ट प्लस 20, बेटा सिंपल सी बात है, एक ही थंब रूल मान लो, हर चीज कॉस्ट पे लानी है कैश फ्लो के लिए। कैश फ्लो के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कॉस्ट वैल्यू चाहिए, कॉस्ट वैल्यू चाहिए, सीधी बात है। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट कॉस्ट लेस 50% है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री किधर है? ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। तो जो ये इन्वेंट्री है 40 लाख, ये आपकी कॉस्ट लेस 50% है, कॉस्ट में से 50% कम। तो इसका मतलब इसका कॉस्ट लाने के लिए क्या करोगे? 40 लाख डिवाइड बाय 50%, तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। और ये 50 लाख है, ये किस पे है? ये कॉस्ट प्लस 25% पर है, मतलब ये 125 के हिसाब से 50 लाख डिवाइड बाय 125 इंटू 100, तो ये 40 लाख हो गया। तो ये 80 लाख हो गया, ये 40 लाख हो गया। अब आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस का कंपैरिजन कर लो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का कंपैरिजन कर लो अब आप। ठीक है। एस आयुष, आप बेटर होगा कि मुझे व्हाट्सएप पे क्या बोलते हैं कांटेक्ट करो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो मैं आपकी क्वेरी एग्जैक्टली समझ पाऊंगा। ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एस आयुष जो फाउंडेशन क्लियर करके आए, ठीक है। यही कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। थैंक यू सो मच, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब सुनिए, हमारा ना टाइमिंग अब चेंज कर दिया है मैंने, टाइम अब कर दिया है मैंने 8:30। आज नेटवर्क इशू था, इसी वजह से दिक्कत आई, पर 8:30 PM रहेगा। अब दिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो टाइम हो गया है 8:30 PM डेली, ठीक है ना। 8:30 PM डेली के हिसाब से रहेगा। सर कल AS15, यस बेटा कल AS15 रहेगा। मैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, मैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो मैं कल आपको AS15 करवाऊंगा। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, आरआर देख के आइए, आरआर देख के आइए। बिना आरआर के, आप अभी भी बहुत सारे बच्चे जो बिना आरआर के देख रहे हैं, अगर वो आरआर रिलेटेड कोई डाउट पूछेंगे तो वो बेवकूफी कर रहे हैं एक नंबर की। हाँ, उनको बिना आरआर के वो आ रहे हैं, अभ्यास बैच में कर रहे हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं पूछ रहे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो हमारा अभी बैच का टाइमिंग क्या हो गया? हमारा बैच का टाइमिंग 8:30 हो गया। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि मस्ट डू क्वेश्चंस आप सारे के सारे लगाइए। मास्टर प्रॉब्लम कैश फ्लो का अगर नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, पर मैं बोलूंगा एक बार ट्राई करो, ट्राई करने के बाद नहीं बने तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो सो गाइस, कल मिलते हैं 8:30 बजे शाम को। मैं आपको मास्टर प्रॉब्लम का सेकंड PDF प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज वो आप ज्वाइन करके रखना, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, जूम कॉल रखने की कोशिश करेंगे, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।